Hello everyone. Today we will continue a new lesson and the name of the lesson is From the Diary of Anne Frank. And obviously because it is a diary, so that's why it will be written by Anne Frank. So first of all we will cover the before you read and after that I will give you some more information about Anne Frank. So now I am going to start it. Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Marie Anne Frank जो है उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1945 में फरवरी मार्च महीने में हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी डिफिनिट मंथ नहीं है, वो क्यों नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो एनालिसी मैरी एन फ्रैंक का जन्म जो है 1929 में एक जर्मन परिवार में हुआ था और वो एक यहूदी लड़की थी। यहूदी एक क्या है, एक रिलीजन है जो जीसस क्राइस्ट को मानती है। और उन्होंने ये डायरी जो है वो तब लिखा था जब वो अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। कब? जब जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब जर्मन ने क्या किया था, जब हिटलर की जर्मन सेना ने क्या किया था, जब नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया था और इस दौरान जब वो कहीं छिपी हुई थी तब उन्होंने इस डायरी को क्या किया था, लिखा था। और वो कहाँ छिपी हुई थी? एम्स्टर्डम में। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उनका जो परिवार था एम्स्टर्डम चला गया था। एम्स्टर्डम चला गया था, क्यों एम्स्टर्डम चला गया था? क्योंकि नाजी जो थे वो जब पावर में आए थे तो उन्होंने जर्मनी पे, जैसे ही नाजी आर्मी जो थी जर्मनी में पावर में आई तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से बच करके, वहाँ से भाग करके वो लोग नीदरलैंड में आ गए, लेकिन वो लोग वहाँ भी पकड़े गए। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। कह रहा है कि जब जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ क्या कहते हैं, विरोधाभास जो है वो बढ़ने लगा, लोगों का विरोध जब बढ़ने लगा तो उनका परिवार जो है वो छिपने के लिए 1942 में कहाँ आ गया, एम्स्टर्डम में आ गया। और वो 9 जुलाई 1942 में वो लोग कहाँ छिपे हुए थे, तो ऑटो फ्रैंक। ये ऑटो फ्रैंक कौन है, तो ये आन फ्रैंक के पिताजी थे। तो जो ऑटो फ्रैंक का ऑफिस बिल्डिंग था वहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister, Margaret Frank। अब कह रहा है कि किसी ने क्या किया, इनके साथ विश्वासघात कर दिया और ये लोग पकड़े गए और इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप मतलब क्या होता है, यातनाएं वाले कैंप, जगह जहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को पकड़ पकड़ के रखे जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ बहुत ही बदतर सलूक किया जाता है, बहुत ही बदतर व्यवहार किया जाता है, न सही से खाने को दिया जाता, ना कुछ किया जाता। और हिटलर के शासनकाल में तो बहुतों को गला से काट दिया गया था, गर्दन काट दिया गया था, स्लेन कर दिया गया था। तो उन लोगों को कहाँ रखा गया, कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। जहाँ आन फ्रैंक की जो मृत्यु है वो टाइफस से बर्जन-बेल्सन एक जगह है वहाँ पे हो गई अपने सिस्टर के कुछ दिनों के बाद। और उनके सिस्टर का नाम क्या था, मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक आन फ्रैंक से लगभग 3 साल की बड़ी थी। और सबसे पहले जो है मार्गरेट फ्रैंक की डेथ हो गई, फिर आन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रीफ, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। कह रहा है कि एकमात्र उन कंसंट्रेशन कैंप में और उनके परिवार में से बचने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक, जो आन फ्रैंक के पिताजी थे। सिर्फ वो बचने वाले थे। और जब युद्ध खत्म हुआ, सब कुछ बाकी सारी चीज़ें जब नॉर्मल हुई, तब ऑटो फ्रैंक जब वापस एम्स्टर्डम आए तब उनको जो है अपनी बेटी की डायरी मिली, आन फ्रैंक की डायरी मिली। आन फ्रैंक की डायरी कैसे दिखती थी ये भी हम आपको दिखाएंगे। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। अब उनको लगा, ये बात उनको समझाया गया। किसने समझाई हम आपको आगे बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कि जब उनको ये समझ में आया कि जो डायरी है काफ़ी अलग रिकॉर्ड है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अनोखा रिकॉर्ड है, तब उन्होंने क्या किया, इसको एक इंग्लिश के अंडर में किस नाम से पब्लिश करवाया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से बहुत सारे मूवीज़ बन चुके हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बने हैं।
The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. अब कह रहा है कि ये जो डायरी एन फ्रैंक की थी उनको कब मिली थी, तो उनको 13वें जन्मदिन पे मिली थी। और उन्होंने उस डायरी में क्रॉनिकल्स मतलब समय जो है क्या 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक की सारी चीज़ें उसमें उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया। अब सारी चीज़ें मेंशन की हैं, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने दुनिया भर की घटनाओं का जिक्र किया है, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं का, अपने पर्सनल फीलिंग्स का उन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. मेन लैंग्वेज जो था वो डच लैंग्वेज था, उससे उस डायरी को अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले बुक्स में से एक है। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. अब कह रहा है कि ये जो डायरी है ये बताता है कि एक मैच्योर मतलब एक परिपक्व मतलब इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति के मतलब एक लड़की के कह सकते हो एक ब्रेन का पता चलता है। और हम लोग को इससे ये भी पता चलता है कि नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर में जो लोग थे वो कैसे अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. करा कि Anne Frank जो है उन सारे victims में, Holocaust victims क्या होता है, जब एक साथ बहुत सारे लोगों को कत्ल किया जाता है तो उसको Holocaust कहते हैं। तो Anne Frank के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, जितने Holocaust victims थे उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुआ, Anne Frank की डायरी फेमस हुई। Now I will give you the brief description of Anne Frank. Anne Frank जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शिकार हुए बहुत सारे यहूदियों में से एक थे। एन फ्रैंक और उनका परिवार जो है लगभग 2 वर्षों तक, आप टाइम को नोट कीजिएगा, लगभग 2 वर्षों तक अपने पिता मतलब ऑटो फ्रैंक जहाँ काम करते थे उस ऑफिस के ऊपरी भाग में एक जगह था, वहाँ पे छिप करके रहे थे और वहीं पे उन्होंने अपनी डायरी लिखी। और एन फ्रैंक की जो मृत्यु हुई थी एक कंसंट्रेशन कैंप में हो गई थी, जिस समय उनकी जो उम्र थी वो कितनी साल थी, 15 ईयर्स की वो थी। वर्ल्ड वार के बाद उनकी एक डायरी बच गई थी, उसका जो लैंग्वेज अपने आपको बताया कि मेन लैंग्वेज उसका डच लैंग्वेज था, जिसको लगभग 17 से अधिक भाषाओं में हुआ और जिसके वजह से पूरी दुनिया में क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। एन फ्रैंक का जन्म जो है वो 12 जून 1929 को 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था और माता का नाम था फ्रैंक हॉलैंडर। और वो दूसरी नंबर की बेटी थी, मतलब पहले नंबर वाले का नाम क्या था, जो उनकी पहली बेटी थी ऑटो फ्रैंक, उनका नाम मार्गरेट फ्रैंक था। मार्गरेट फ्रैंक एन फ्रैंक से 3 साल की क्या थी, बड़ी थी। अब आगे सुनिए, जब जर्मन में यहूदियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोसिक्यूशंस बढ़ने लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आतंक बढ़ने लगा, तब वहाँ से ये अपने परिवार के साथ निकल करके कहाँ चले आए, एम्स्टर्डम चले आए। जब यहूदियों के खिलाफ विरोधाभास बढ़ने लगा तो ये लोग जर्मन से निकल करके कहाँ चले आए, एम्स्टर्डम चले आए। और यहाँ पे जब एम्स्टर्डम में क्या हुआ, वहाँ पिताजी उनके क्या करते थे, एक काम करते थे जो जेली बनाने का काम होता था और उस जेली का इस्तेमाल जो है वो जैम बनाने में होता था। अब कह रहा है कि उनका परिवार कब आया था एम्स्टर्डम में, तो 1933 में आया था। और ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे ये लोग रहते थे, जहाँ पे बहुत सारे यहूदी लोग क्या थे, शरणार्थी के रूप में थे। वरना अगर कहीं वो दूसरे जगह रहते तो इनको क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता। बहुत जल्द ही जो थे एनी और मार्गरेट फ्रैंक ने डच भाषा सीख ली, क्योंकि नीदरलैंड के लोग जो है ना वो डच भाषा बोलते थे और नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते थे, तो हॉलैंड उनको घर जैसा लगने लगता है। जो एन फ्रैंक थी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस गर्ल थी और वो चाहते, जैसा कि हर एक टीनेजर चाहता है, आप भी चाहते हो कि आप लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बने रहें, लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो, आपके बारे में लोग चर्चा करें, ऐसा हर टीनेजर चाहता। तो वैसा ही एन फ्रैंक भी चाहती थी। मार्गरेट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शांत और सीरियस टाइप की बच्ची थी। अब कह रहा है कि जो ऑटो फ्रैंक जो थे उन्होंने क्या किया, मतलब वो बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करते थे और वो नीदरलैंड में आकर के बस गए थे, लेकिन उनको फिर भी अपने घर की बहुत याद आती थी, मतलब जर्मनी की बहुत याद आती थी। किनको याद आती थी, ऑटो फ्रैंक की। और जर्मनी में जो था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात था, किन के लिए, यहूदियों के लिए,
क्यों? क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों का क्या किया था, कत्ल कर दिया था। अब क्या है, 1939 में जर्मनी जो है वो पोलैंड पर अटैक कर देता है और जिससे क्या होता है, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में युद्ध की घोषणा हो जाती है। बहुत सारा बमबारी होता है यहूदियों पर, लगभग सबसे ज़्यादा अत्याचार जो वो 1939 से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब क्या करता है, जर्मनी सेना जो होती है, जो नाजी आर्मी होती है, वो हॉलैंड पर आक्रमण कर देती है और हॉलैंड पर भी क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। वहाँ पे कब्जा करने के बाद जो है यहूदी विरोधी नियम लागू हो जाता है और बहुत सारे यहूदियों को पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाने लगता है। और वहाँ जो क्या था कि यहूदियों को नौकरी से निकाल दिया जाता था, ना ही उनको पार्क में जाना था, कहीं भी उनको जाने की परमिशन नहीं थी। मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ एक जेल खाने में, कैद खाने में बंद रहना था। अब 12 जून 1942 को एना जो थी वो 13 वर्ष की हो गई थी और जैसे हर कोई बर्थडे मनाता है तो उनके बर्थडे में भी उनको क्या मिला था, एक डायरी मिला था। और उन्होंने उस डायरी में, जिस दिन से उनको डायरी मिला उसी दिन से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। और जब इनकी डायरी मिलने के लगभग 3 सप्ताह बाद, जब फ्रैंक फैमिली जो थी, जो एन फ्रैंक की जो फैमिली थी, जब एम्स्टर्डम छिपने गई तो एन फ्रैंक जो थी वो अपने डायरी को अपने साथ लेके चले गए। अब जब जर्मनी का हॉलैंड पे बहुत ज़्यादा कब्जा हो गया, तब वहाँ किया जाने लगेगा ना कि यहूदियों के खिलाफ जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होने लगा। इतना ज़्यादा अत्याचार होने लगा कि यहूदियों को एक येलो कलर का बैच पहनना पड़ता था, जिससे देख कर के पता चल सके कि कौन यहूदी है और कौन नहीं है। और उनको क्या किया जाता था कि उनको काम पर बुलाया जाता था और काम पर बुलाने के बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था और बाद में उनका क्या किया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर से बचने के लिए, इसी कत्ल से बचने के लिए जो आन फ्रैंक की जो फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी के जो ऑटो फ्रैंक थे उनके दुकान के ऊपर भाग में कुछ हिस्सा खाली था। जैसे बहुत सारे दुकान में होता है ना, जहाँ पे कपड़े वगैरह रखते हैं और एक वुडन वाला फ्लोर बना देते, उसी टाइप का था। वहाँ वो लोग छिप करके रहते थे और वो लोग वैसे जगह पे लगभग 2 साल तक छिपे रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो लोग एन फ्रैंक जो रहते थे अपने पिताजी के जो ऑफिस में छिप करके, यहाँ जो लोग रहते थे ना, उनको बहुत ही शांति से रहना पड़ता था। जो दिन के समय होता था, जो डे टाइम होता था, उनको बहुत शांत रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस के नीचे वाले बिल्डिंग्स में बहुत सारा व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए आते थे और अगर उनको पता चल जाता कि यहाँ कोई छिप करके है तो वो इन सारे लोगों को नाजी आर्मी को सौंप देते और फिर ये लोग मारे जाते। आप इतना समझ सकते हो कि लगभग सप्ताह तक या रात तक उनको बोलना तक अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं करना तो बोलते तक नहीं थे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आवाज़ होगा तो वो लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ तक कि जब वो लोग बाथरूम जाते थे, मतलब दिन के टाइम में बाथरूम ही नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर बाथरूम वो लोग जाते तो फ्लश का इस्तेमाल करना पड़ता और जब फ्लश का इस्तेमाल करते तो आवाज़ होता और आवाज़ होने की वजह से ये लोग क्या होते, पकड़े जाते और जिनके वजह से इनकी हत्या हो जाती। इसलिए बहुत सप्ताह तक बिना बोले, बिना अब बाथरूम अगर गए हैं तो फ्लश भी रात में ही करते थे या फिर नहीं जाते थे ये लोग। तो आप समझ सकते हो कि कितना डर था उस समय। अब कह रहा है कि उन्हीं में से एक और व्यक्ति आता है जिनका नाम था फ्रिड्स फेफर। अब ये क्या है ना, मियप जीएस, अब नाम याद रखिएगा, जो मियप है वो एक दंत चिकित्सक है। जब ये लोग आते हैं तो इन्हीं के साथ छिपने के लिए आते हैं। किनके साथ? आन फ्रैंक के साथ। तो चूंकि वो जो जगह था वो बहुत छोटा था और इसलिए जो आन फ्रैंक होती हैं वो उनको जगह देने के लिए, किनको जगह देने के लिए, जो फ्रिड्स फेफर आते हैं, जो मियप आते हैं। मियप कौन है? एक दंत चिकित्सक, मतलब एक डेंटिस्ट है। तो इनको जगह देने के लिए कि ये भी सही रूप से रह सके, इनको जगह देने के लिए जो आन फ्रैंक होती हैं वो क्या होती हैं, दूसरे कमरे में चले जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लगभग 8 लोगों का एक ग्रुप जो है यहाँ पे क्या कर रहा था, छिपा हुआ था, बचा हुआ था। किससे? नाजी आर्मी से। अब कह रहा है एनी की मृत्यु कैसी हुई? आन फ्रैंक की। आन फ्रैंक की मृत्यु जो है वो 4 अगस्त 1944, अब देख सकते हो कि फिक्स नहीं, बट फिर भी जो 4 अगस्त 1944 को बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यही जो यहाँ पे छिपे हुए थे, गिरफ्तार कर लिया गया। और क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ और धोखे के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इनको नीदरलैंड्स में लाया गया, नीदरलैंड से कंसंट्रेशन कैंप में। और जहाँ 3 सितंबर को इन्हें जर्मन के
पोलैंड जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर अधिकार कर लिया था। और वहीं पे कौन था, ब्रिकेना यातना शिविर कंसंट्रेशन कैंप था, वहाँ पे इन लोगों को रखा गया। और वहाँ पे मेल और वुमेन को दोनों को अलग अलग रखा जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो आन फ्रैंक की जो पूरी फैमिली थी वो इधर उधर क्या हो गई, बिखर गई। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो उनके पिता ऑटो फ्रैंक थे वो दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में चले गए, और जो एन फ्रैंक थी, जो मार्गरेट फ्रैंक थी और जो एडिथ फ्रैंक थी, वो इन सारे को कहाँ रखा गया, तो वुमेन वाले कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ का जो कंडीशन था ना, जहाँ पे इन लोगों को रखा गया था, उसका नाम क्या था, बर्गन बेस्टन, याद रखिएगा। यहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बदतर थी, ना साफ सफाई का ध्यान था, ना कुछ भी खाने पीने का सही से ध्यान था, और वहाँ पे बहुत टेरिबल कंडीशन था। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रिजनर्स मर गए और वहीं पे पड़े रहते थे, जिससे बहुत सारी वहाँ पे बीमारियाँ हो गई, बहुत सारे लोग बीमारी से मर गए। और उन्हीं में से एक बीमारी जो टाइफस बीमारी किनको भी हो गई, आन फ्रैंक की हो गई। सबसे पहले उनकी फैमिली में मृत्यु माँ की हुई, फिर उनकी बहन की हुई, और फिर आन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई। मतलब इतना कि आन फ्रैंक बताती हैं कि पहले से ही वहाँ बहुत सारे कैदियों को पूरा भर करके रखा गया था, और उनके साथ इन लोगों को भी क्या कर दिया गया, रख दिया गया, जिनके वजह से बहुत सारी बीमारी हुई, और इनके सारे फैमिली की लगभग सिर्फ ऑटो फ्रैंक को छोड़कर सारे लोगों की डेथ हो गई। और जब 27 जनवरी 1945 को जब रूसी जो थे उन्होंने क्या किया, सभी को, ऑटो फ्रैंक ये सबको रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो इन दौरान जो इनके साथ टोटल 8 लोग थे, इनमें से ऑटो फ्रैंक जिंदा बचने वाले मात्र एक व्यक्ति थे। इनके साथ टोटल 8 व्यक्ति थे, 8 मर गए, सिर्फ और सिर्फ यही बच गए थे। आगे सुनिए, बहुत कठिन यात्रा के बाद, बहुत डिफिकल्ट जर्नी के बाद जब ऑटो फ्रैंक वापस आते हैं कहाँ, एम्स्टर्डम में, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था मेप, जो एक डेंटिस्ट थे। तो जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो जो मिएप थे वो, तो ये मिएप के पास जाते हैं। कौन जाते हैं मिएप के पास, ऑटो फ्रैंक जाते हैं। उनको लगा कि शायद उनकी फैमिली बच रही होगी, तो शायद वो एम्स्टर्डम में होगी, इसलिए मिएप से वो मिलने के लिए जाते हैं। तो जो मिएप होते हैं वो बताते हैं इन्हें कि मतलब बहुत एनी फ्रैंक और मार्गरेट दोनों मर गए हैं। और जो मिएप है उन्होंने वो डायरी देते हैं, किसकी डायरी, आन फ्रैंक की डायरी। तो आन फ्रैंक की डायरी, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आन फ्रैंक तो मर गए थे, तो फिर उनकी डायरी कैसे मिली? क्या जब वो पकड़ लिया गया था उन लोगों को आन फ्रैंक को, तो कंसंट्रेशन कैंप में क्या वो डायरी लिखते थे? तो जब उनको पकड़ा गया था, तो जो मिएप जो डेंटिस्ट थे उन्होंने आन फ्रैंक की डायरी को संभाल करके रखा था। और जब आन फ्रैंक के पिताजी जो ऑटो फ्रैंक थे, जब वो छूटते हैं और जब मिलने के लिए जाते हैं, तब मिएप जो होता है बताते हैं कि उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, और वो आन फ्रैंक की जो डायरी है वो क्या करती हैं, उनको दे देते हैं मिएप। और वो बताते हैं कि जब वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, तभी से उन्होंने क्या किया, इस डायरी को संभाल के रखा हुआ था। अब कि डायरी जो है, बहुत विचार विमर्श के बाद ऑटो फ्रैंक ने इस डायरी को प्रकाशित करने का निश्चय लिया, पब्लिश करने का डिसाइड किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कौन इस डायरी को पढ़ेगा भी या नहीं भी पढ़ेगा। बट बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने इस डायरी को क्या किया, पब्लिश करवाया। अब पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर का, तब इसमें हालांकि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज है पब्लिशर को ढूंढने में, लेकिन हालांकि ये क्या है, फिर से प्रकाशित हुआ, और किसके नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से ये डायरी फिर क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। कैसे हुआ, एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और बाद में इसको क्या, बहुत सारे थिएटर्स में फिल्म भी बना, और बहुत सारे, और जो इन पे फिल्म बना है, उस फिल्म में जिस एक्ट्रेस ने इनका रोल निभाया है, एक हॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम, उनका नाम क्या है, पर्किंस नाम है, जिन्होंने एनी फ्रैंक का क्या किया है, रोल किया है। और बाद में जिस जगह पे आन फ्रैंक छिपी थी, वहाँ पे मतलब उसको गिराया जाना था, लेकिन बहुत जल्दी जो एम्स्टर्डम के लोग थे बहुत ज़्यादा उन्होंने गिराने नहीं दिया, और बाद में जो ये जगह थी वो क्या बन गई, म्यूजियम बन गई, जहाँ पे ये लोग क्या किए थे, छिपे थे। नाउ वी विल कवर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ द आन फ्रैंक। वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें आप कहीं कहीं देखोगे तो जो मेरे द्वारा वर्ड्स बोले गए हैं वो कहीं कहीं आपको गलती हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंटिन्यू और फिनिश दिस लेसन इन अ वेरी लेस टाइम, because if it will be a large time, it will be of 30 minutes or 40 minutes, then it will consume more data,
अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको छोटा से छोटा रखें, और जिसकी वजह से जल्दी जल्दी बोलने के क्रम में क्या होता है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स आ जाते हैं. सो आई होप यू डोंट माइंड. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन लाइन बाय लाइन. राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली a strange experience for someone like me. अन फ्रैंक जो है इस डायरी में लिखती हैं कि डायरी लिखना जो है उनके लिए काफ़ी स्ट्रेंज अनुभव था, काफ़ी एक अलग अनुभव था. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. So यहाँ पे एन फ्रैंक कहती है कि इसलिए उनको स्ट्रेंज नहीं लग रहा था क्योंकि उन्होंने आज से पहले नहीं, एक वजह तो ये भी थी कि उन्होंने आज से पहले जो डायरी है वो कभी नहीं लिखा था, और इसलिए उनको डायरी लिखना जो है वो अजीब लग रहा था. बल्कि इसके अलावा भी एक कारण था. वो एक कारण क्या था कि उनका कहना था कि आज से बहुत सालों के बाद ना वो और ना ही कोई और जो है जो एक 13-year-old स्कूल गर्ल के म्यूजिक्स यानी रिफ्लेक्शन यानी थॉट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा. ये किनका कहना था? आन फ्रैंक का. आन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि एक तो पहला ये कारण था कि वो पहली बार लिख रही थी, और दूसरा उनको ये लगता था कि आज से बहुत सालों के बाद ना वो खुद और ना ही कोई और जो है एक 13 साल के बच्चे के थॉट्स के बारे में पढ़ने के बारे में ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा. नाउ लेटर सी सेज दैट ओह वेल इट डजंट मैटर. आगे वो कहती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई फील लाइक राइटिंग, उनको लिखना अच्छा लगता है, एंड आई हैव एन इवन ए ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट. और आगे वो कहते हैं कि आई फील लाइक राइटिंग एंड I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Now understand this thing. Every day we see lots of things and we have lots of things which we want to share with anyone. हम हर दिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और हम इन सारे अनुभवों को दूसरों को बताना भी चाहते हैं, बट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, या फिर जो सुनेगा वो बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करेगा. इसलिए आन फ्रैंक कहती हैं कि उनके चेस्ट में, मतलब उनके मन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको वो बाहर निकालना चाहती हैं, उनको वो बताना चाहती हैं. इसलिए वो क्या कहती हैं कि आई हैव एन इवन ए ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट. मतलब वो सारी चीज़ों को, अपने थॉट्स को वो निकालना चाहती हैं, अपने मन से बाहर निकालना चाहती हैं. क्योंकि राइटिंग जो है एक थेरेपी के तरह काम करता है. व्हाट डू मीन बाय थेरेपी? थेरेपी कहने का मतलब होता है एक एक्सरसाइज की तरह काम करता है, एक्सरसाइज की तरह काम करता है. इसको ऐसे समझिए कि जब हम लोग अपने, मान लीजिए अगर किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो क्या करता है, जब दूसरों के सामने उसको रिप्रेजेंट करता है, बताता है, तो उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है. तो आन फ्रैंक भी वही कह रही हैं कि उनके पास जो कुछ भी बातें हैं अगर वो लिख देंगे तो उनका जो मन है वो हल्का हो जाएगा, वो शांत हो जाएंगे. आगे वो कहती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and little listless, wondering whether to stay in or go out. आगे जो है आन फ्रैंक कहती हैं कि जो पेपर होते हैं दैट उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है थॉट्स को एब्जॉर्ब करने की. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है, या इसके थ्रू आन फ्रैंक क्या करना चाहती हैं. तो वो हम लोगों को ये समझाना चाहती हैं कि सपोज करो आपका आज अपने किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, ओके, आप उसको किसी से शेयर करना चाहते हो. आप उससे तो शेयर कर नहीं सकते हो अपने दोस्त से, क्योंकि आप उससे तो झगड़ा ही करके आए हो. और अगर आपने किसी को घर में बताया तो क्या होगा, वो उल्टे ही आपको 4 बातें सुना देंगे. तुम ही बदमाश है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, काहे उससे दोस्ती किया, तुमको बोले थे, मना किए थे. तो बहुत सारी बातें आपको सुना देंगे. इसके चलिए एक और सेक्शन को देखते हैं, एक और फेज को देखते हैं, एक और पार्ट को देखते हैं कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी का कोई कलम चुरा लिया, आप चोरी किए हो, आप कोई बहुत बड़े चोर तो हो नहीं, तो आपके मन में क्या आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, और आपको लगेगा कि आप जल्दी से किसी को बता देते ना तो वो आपको एक अच्छा सा सजेशन देता.
अब दिक्कत ये है कि हम लोग जिसको भी बताने जाएंगे वो उल्टा हम लोग को 4 बातें सुना देगा। क्यों किया था चोरी, तुम बहुत बड़ा चोरी सीख गया, किसके संगति में है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी आप लोग दोस्तों के बीच की भी बहुत बातें होती है। आप लोग कई बार जो है देख करके, किसी के बारे में भी देख करके कोई चीज़ फीलिंग आता है और आप उस फीलिंग को शेयर करना चाहते हो, लेकिन करोगे कहाँ? जिसको बताओगे वही तुम्हारी पिटाई कर देगा, वही तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा सोचेगा। इसलिए आन फ्रैंक कहती है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल के मुकाबले, क्योंकि पेपर जो है वो लोगों के विचारों को बड़े ही शांति से सुनता है और रिएक्ट भी नहीं करता है। आप उसको बता दीजिए पेपर को, वो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जो आप बताओगे वो बिल्कुल सुनेगा। सो इसलिए वो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पेपर। पेपर जो लोग होते हैं वो लो पेशेंस के होते हैं, लो पेशेंस के होते हैं, लेकिन जो पीस ऑफ पेपर है वो नॉन लिविंग थिंग है, और इसलिए वो रिफ्यूज भी नहीं करेगा जब आप अपने थॉट्स को उसको क्या करोगे, बताओगे। इसलिए वो आगे कहती हैं कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। उन्होंने क्या कहती है कि इस बात को तब उन्होंने सोचा जब उन दिनों जब वो क्या थे, थोड़े से डिप्रेस्ड थे, दुखी थे, उदास थे, और वो घर में बैठे हुए थे। वेन चिन इन माई हैंड्स, व्हाट डू मीन बाय चिन इन माई हैंड्स? जैसे दो हाथों के बीच में ऐसे हाथ पे, दोनों गाल पे हाथ रख लीजिए और फिर हाथ को टेबल पे कहीं टिका दीजिए, जिसको बोलते हैं चिन इन माई हैंड्स। ऐसा कब होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं या उदास रहते हैं। बोर्ड एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब बहुत ही उदास होना, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखता है। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोचते रहना कि बाहर जाएं या ना जाए, ऐसे जो है वो कंफ्यूजन में पड़ी हुई थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव अ मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. ब्रूडिंग का मतलब होता है विचारों में खोना, और तब वो निश्चय करती हैं कि आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, वो निश्चय करती हैं कि जब वहाँ है वहीं रहेंगे, और सोचती हैं यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, वो फिर से कहती हैं कि जो पेपर हैं उनके पास ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। अब कह रहे हैं, आगे वो कह रही हैं कि ये जो डायरी है जो वो लिखने जा रही हैं, उन्होंने इसको स्टिफ बैग्ड नोटबुक कहा है और डायरी कहा है। वो कहती इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा, और उसको सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ेगा? जो उनका रियल फ्रेंड होगा। जो उनका रियल फ्रेंड होगा वही उनके इस डायरी को पढ़ेगा, मतलब उसी को सिर्फ ये अपना डायरी पढ़ने के लिए देंगी और वो किसी को नहीं पढ़ने के लिए देंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा। और फिलहाल के लिए जो उनका फ्रेंड कौन है? डायरी, और वो चाहती हैं कि उनका डायरी कोई नहीं पढ़े, और पढ़े भी तो सिर्फ कौन पढ़े? उनका कोई रियल फ्रेंड जो होगा वो पढ़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब आगे जो है वो वापस से अपने थॉट्स में आती है, थॉट्स पे विचार पे आती है कि जहाँ पे वो सोच रही होती है कि वो क्या करने जा रही हैं, लिखने के लिए जा रही हैं। और वो कहती हैं क्या कि उनके पास कोई भी दोस्त नहीं है, वो अकेली हैं। दोस्त नहीं मतलब ऐसा दोस्त नहीं है जिनके साथ वो बात कर सके। आई डोंट हैव अ फ्रेंड मतलब उनके पास कोई दोस्त नहीं है, फिलहाल के उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरी है। Let me put it more clearly, since no one believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब कह रही आगे वो कहती हैं कि इस बात को मैं और क्लियर करती हूँ कि कोई भी इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की का, बच्ची का, कोई वो पूरे इस दुनिया में अकेली है। मतलब कौन विश्वास करेगा कि एक 13 साल का जो बच्चा है वो अकेला है? If I say to you that you are the alone one, then can you believe me? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या हो ना, अकेले हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास फैमिली है, दोस्त हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस बात को क्लियर करती हैं कि कोई नहीं है, उससे इनका क्या मतलब है वो आगे बताती है। एंड आई हैव लविंग पेरेंट्स, वो अकेली नहीं है फिर भी अकेली हैं। अकेली कैसे है वो आगे बताया जाएगा, फिलहाल कैसे अकेली नहीं है वो ये बता रही। उनके पास लविंग पेरेंट्स हैं, 16-year-old सिस्टर, 13 साल की वो है, और 16 साल की उनकी सिस्टर है, 3 साल बड़ा, जिनका नाम मार्गरेट फ्रैंक है, जो पहले हम आपको बता चुके हैं।
एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। वो कहती है कि लविंग पेरेंट्स के अलावा, एक 16 साल की सिस्टर के अलावा उनके आसपास 30 लोग हैं, 30 पीपल है जिनको वो दोस्त कह सकती हैं। फोकस ऑन द पॉइंट, जिनको दोस्त कह सकती हैं, है नहीं, कह सकती। दोस्त का कहना और दोस्त होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। वो कहती हैं कि उनके पास एक बहुत अच्छा परिवार है जहाँ उनके प्यार करने वाले उनके बहुत सारे आंटीज़ हैं और एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कहती है कि ऊपर से देखने से तो ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, सिर्फ एक को छोड़ करके, अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र को छोड़ करके। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। वो सोचती हैं कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ रहती हैं तो समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती हैं कि उनके साथ वो ज़्यादा कुछ नहीं बातें कर सकती हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स ही बातें कर। ऑर्डिनरी थिंग्स कहने का मतलब हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ, जो उनके गहरे दोस्त नहीं हैं, उनके साथ वो सिर्फ क्या बातें कर सकती हैं, करंट सिचुएशंस को लेके बात कर सकती हैं कि क्या खाए, चलो खेलते हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर की। लेकिन उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ शेयर वो नहीं कर सकती हैं। is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. वो कहती हैं कि जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करती हैं, उनके साथ या उनमें से जो लोग हैं उनके कभी भी ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाती या क्लोज नहीं रहती हैं। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide to tell personal things privately to person that's one trusts. कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम लोग सिर्फ कुछ ही लोगों को बताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारी बातें जो है वो किसी और को ना बताएं। जैसे अगर आपका कोई, बहुत सिंपल है, अगर कोई, आप क्या कर सकते हो उसको, कोई आपका फ्रेंड हो या कोई आपकी फ्रेंड हो, तो इस सेंस में जो इन सारी बातें चाहते हैं कि हम किसी को बताएं और वो किसी को शेयर ना कर सके, या जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको बताना चाहते हो और उन सारी बातों को कोई और न बताए। और इसलिए वो कहती हैं कि शायद ये इस फॉल्ट जो उनका क्लोजर फ्रेंड नहीं मिल पाया है, शायद इसमें किनकी गलती हो, आन फ्रैंक की गलती हो कि वो किसी से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाई हो। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी। अब आगे कहती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा घुलने मिलने वाली नहीं है, इसलिए चीज़ें बदलने वाली नहीं। और इसलिए उन्होंने क्या किया, डायरी लिखना शुरू किया कि चलो कम से कम कोई तो है जो उनकी बातों को क्या करेगा, सुनेगा। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब कहती हैं कि उनका जो इमेजिनेशन का फ्रेंड था उसको मूर्त रूप देने के लिए, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वांट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब वो डायरी लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक बहुत ही फॉर्मल वे में लिखते हैं। फॉर्मल वे कहने का मतलब कि डेट देंगे वगैरह वगैरह, जैसे एक डायरी लिखने का फॉर्मेट होता है, और बस फॉर्मल चीज़ें ही लिखते हैं। लेकिन आन फ्रैंक कहती हैं कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डायरी को कोई ना कोई एक दिन क्या करेगा, पढ़ेगा, और इसलिए वो क्या है कि वो अपने फ्रेंड को एक नाम देती हैं और उसका नाम वो क्या रखती हैं, किटी। कि दैट वे मोस्ट पीपल वुड डू बट आई वांट अ डायरी टू बी माई फ्रेंड। बहुत सारे लोग सिर्फ डायरी लिखने का काम करते हैं फॉर्मल वे में, बट जो आन फ्रैंक थी वो डायरी को अपना एक सच्चा मित्र बनाना चाहती थी, एक मित्र मानती थी, इसलिए वो डायरी को एक नाम देती है। क्योंकि हमारा जो भी बेस्ट फ्रेंड होता है उनको हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे कुछ भी, बहुत सारे आप अपने पेट्स के नाम दे देते हो, किट्टू पिट्टू जो भी है, या फिर अगर कोई बच्चा है तो उसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं उनको भी कालू पालू ऐसे करके बुला लेते हैं। खैर जो भी है, तो उसी तरह से एक फ्रेंडशिप के लिए एक फ्रेंडशिप वाला नेम देती हैं आन फ्रैंक अपने डायरी को, और अपने डायरी का नाम वो क्या रखती हैं, किट्टी रखते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट that I have explained in this video. Rest part of the story will be continued in the next video. Till that,
Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.